सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने बल एवं गति टॉपिक की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस किया था। आज की क्लास में उसी टॉपिक का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? असंतुलित बल का मुख्य प्रभाव क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो अपने को पता है बल बल क्या होता है? धक्का देना या खींचना, ये अपन जानते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब देखो, असंतुलित बल, देखो संतुलित और इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। संतुलित हो, यहाँ पे देखो एक तो होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। जैसे मान लो आपका संतुलित बल, तो देखो संतुलित बल क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि जैसे मान लो कोई ऐसी कोई वस्तु रखी है स्थिर अवस्था में, और मान लो कि इस पे कोई राम नाम का लड़का आगे की तरफ धक्का लगा रहा है 5 न्यूटन से, और एक श्याम नाम का लड़का पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है 5 न्यूटन से। अब आपसे कहे कि ब्लॉक किधर मूव करेगा, तो आपका जवाब होगा ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, विराम में रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से धक्का बराबर लग रहा है। अब देखो, दोनों इस पे धक्का मतलब बल लग रहा है, फिर भी विराम अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है संतुलित बल। ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये जो बल लगाया जा रहा है राम और श्याम के द्वारा, वो कैसे बल है? दोनों द्वारा लगाया गया बल संतुलित, मतलब राम द्वारा लगाए गए बल को श्याम द्वारा लगाया गया बल संतुलित कर रहा है, तो ये विराम अवस्था में रहेगा। और इस केस में इस वस्तु का त्वरण क्या होगा? वो होगा 0। तो ये तो आपकी संतुलित अवस्था। अब होती है असंतुलित। असंतुलित, तो देखो असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल में क्या होगा? जैसे मान लो ये आपका ब्लॉक है, ये कोई आपकी वस्तु है, और इस पे मान लो इधर से लग रहा है आपका 5 न्यूटन धक्का, और इधर से लग रहा है मान लो 3 न्यूटन धक्का। तो अब देखो, अब आपसे कोई कहे कि ब्लॉक किधर मूव करेगा, तो आपका जवाब होगा देखो जिधर 5 न्यूटन लग रहा है उधर मूव करेगा। कि देखो इधर लग रहा है 5 न्यूटन, और यहाँ से लग रहा है 3 न्यूटन, तो आगे की तरफ कितना लगेगा? आगे की तरफ ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ब्लॉक किधर मूव करेगा? आगे की तरफ, इधर मूव करेगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे इसका त्वरण 0 होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे इसका त्वरण 0 नहीं होगा, मतलब ये वस्तु आगे की तरफ ब्लॉक मूव करेगा। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या बोल रहा है? वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाना। हाँ देखो, बल का एक कार्य ये भी होता है कि वस्तु का आकार चेंज करना, ये होता है। पर अपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपने इस पूछा कि मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो देखो, बल का एक काम तो ये भी होता है कि उसमें असंतुलित बल की जरूरत नहीं है ना। संतुलित बल या असंतुलित दोनों बल से अपन आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता। वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाना। देखो, वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाना, ये तो किसका एग्जाम्पल है? संतुलित बल का। क्योंकि संतुलित बल के केस में क्या होती है, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी नियत वेग से। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो संतुलन की स्थिति है। वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना, तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। क्योंकि असंतुलित बल वस्तु में क्या पैदा करता है? त्वरण पैदा करता है। और वस्तु को केवल विराम अवस्था में रखना, वस्तु को कोई विराम अवस्था में, अगेन देखो वस्तु को विराम अवस्था में रखने का काम भी कौन करता है? या तो कोई बल लग नहीं रहा है, और अगर लग रहा है तो कैसा लग रहा है? संतुलित लग रहा है। तो ये भी किस में आ जाएगा? बेसिकली आपका संतुलन के केस वाले में आ जाएगा। तो अभी अपने से पूछ रहा है संतुलित बल, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? सी। असंतुलित बल का मुख्य कार्य होता है त्वरण उत्पन्न करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बल के कारण किसी वस्तु की गति की अवस्था किससे व्यक्त की जाती है? तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, केवल चाल से, केवल गति की दिशा से, चाल एवं गति की दिशा से, दोनों से। देखो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल आकृति से, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो देखो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, मान लीजिए जैसे मान लो कोई वस्तु रखी है, और इस पे आगे की तरफ धक्का लग रहा है, जैसे मान लो कि कोई 5 न्यूटन, कितना भी लग रहा है समझने के लिए 5 न्यूटन, और मान लो कि इसकी रफ्तार थोड़ी देर बाद में हो गई
मान लो कि कुछ समय बाद इसकी रफ्तार होगी 5 मीटर पर सेकेंड, समझने के लिए। अच्छा, किस डायरेक्शन में आएगी रफ्तार भी, किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मान लो यही ब्लॉक था और वही ब्लॉक है और उतना ही बल मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, पहले आगे की तरफ लगा रहा था, पीछे की तरफ, मान लो मैं फोर्स भी उतना ही लगा रहा हूँ, बल भी मैं उतना ही लगा रहा हूँ 5 न्यूटन। तो अगेन देखो कुछ समय बाद रफ्तार होगी 5 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड, पर इस बार दिशा क्या हो जाएगी, पहले वाली के विपरीत। तो देखो जब फोर्स अपन इस डायरेक्शन में लगा रहे थे तो चाल आई इस डायरेक्शन में बढ़ी, और जब फोर्स अपन पीछे की तरफ लगा रहे हैं तो चाल भी पीछे की तरफ बढ़ी। इसका मतलब किस बल के कारण किसी भी वस्तु की गति की अवस्था किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, ना तो केवल चाल से व्यक्त कर सकते हैं, ना ही उसकी दिशा से, अपने को दोनों से व्यक्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एक ऐसी राशि होती है, फोर्स एक ऐसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, आपकी चाल भी चेंज होगी और बेसिकली दिशा भी। तो कहने का मतलब ये चाल को भी चेंज कर सकता है और दिशा को भी चेंज कर सकता है, तो इसमें दोनों आएंगे, चाल और गति की दिशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, मतलब ऐसा छांटना जो संपर्क बल हो। संपर्क बल, अब देखो संपर्क बल तो वो होते हैं जिनमें अपन किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं। अब रोजमर्रा के जीवन में जितने भी अपन जहाँ कहीं धक्का लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, वो सब किस में आते हैं, संपर्क बल में। असंपर्क बल के 3 एग्जाम्पल है मुख्य तौर से, अपन जो आपके जो सिलेबस के पार्ट है उसमें। एक तो आपका है चुंबकीय बल, ये अपन जानते हैं एक चुंबक दूसरी चुंबक के जब बल लगाती है तो दोनों को कॉन्टेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती, दोनों को संपर्क में लाने की जरूरत नहीं होती, एक चुंबक कुछ दूरी से ही दूसरी चुंबक पे फोर्स लगा देती है, ऐसा अपन देखते हैं। दूसरा होता है स्थिर विद्युत बल, ये बेसिकली लगता है आवेशों के मध्य, किन के मध्य लगता है, आवेशों के मध्य। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किन आवेशों के मध्य लगता है, ये आवेशों के मध्य लगेगा, ये आपका लगेगा चुंबक के मध्य। अब देखो तीसरा एक होता है गुरुत्वाकर्षण, ये अपन जानते हैं, ये किन के मध्य लगता है, द्रव्यमानों के मध्य। और इसको अपन अगेन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक आपके अलग से दे रखा है सिलेबस में, तो इसको अपन डिटेल से डिस्कस अगेन करेंगे। तो द्रव्यमानों के मध्य, तो ये तीनों ही किस में आते हैं, ये तीनों ही आते हैं आपके असंपर्क बल। असंपर्क बल, तीनों ही असंपर्क बल की एग्जांपल है। अब बच गया कौन सा, घर्षण बल। तो घर्षण बल किस में आएगा, संपर्क बल में। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, संपर्क बल, है ना। और अपन जानते हैं घर्षण कब लगता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तब घर्षण बल लगता है। तो घर्षण एक संपर्क बल हो गया। और बच गए वो कैसे हो गया आपके, असंपर्क बल। तो असंपर्क में आप 3 एग्जांपल याद रखो, इसके अलावा तो बच गए वो लगभग सारे किस में आएंगे, संपर्क में आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये सिंपल क्वेश्चन, पेशीय बल मस्कुलर फोर्स किस प्रकार के बल का उदाहरण है। तो ये जानते हैं अपन किसके प्रकार का होगा, संपर्क बल, है ना। तो किसका पार्ट हो जाएगा, संपर्क बल का। गुरुत्वीय बल कैसा होता है, असंपर्क। और अभिकेंद्रीय बल ये कैसा भी हो सकता है, संपर्क भी हो सकता है और असंपर्क भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी सिंपल, दो चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो अपन जानते हैं मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। अब देखो अगर सेम पोल पास में आएंगे, क्या बोल रहा है, दो चुंबक समान ध्रुवों को पास लाएंगे, दो समान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो ये हो जाएगा प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, आकर्षण में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये अगर दो विपरीत ध्रुव होते, तो विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित। तो यहाँ पे अपने से पूछा है समान ध्रुव है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। सिंपल जानते हैं अपन ये। नेक्स्ट देखो, एक रगड़ी हुई प्लास्टिक की स्ट्रो द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। ये सिंपली आपका कहलाता है स्थिर विद्युत बल ना। मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, एक संपर्क बल का ही पार्ट है, संपर्क बल सॉरी असंपर्क बल का ही एक पार्ट है, जिसको मैंने आपको बताया था 2 आवेशों में लगता है। अरे अपन क्या करते हैं, किसी प्लास्टिक की स्ट्रो को किसी वस्तु पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है, बेसिकली आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित। और आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वो होता है आपका विद्युत बल, है ना। कूलाम के नियम में पढ़ते हैं अपन विद्युत बल, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत बल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो तो वे बल कहलाते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में अपन डिस्कस किया था, परिणामी बल का प्रभाव शून्य हो तो बल क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे संतुलित बल। कौन से बल हो जाएंगे आपके, संतुलित बल। मैंने आपको बताया था कि परिणामी बल मतलब वस्तु के आगे की तरफ, जैसे मान लो इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, पीछे की तरफ भी लग रहा है आपका 5 न्यूटन, तो ये कौन सा केस हो जाएगा आपका, संतुलित बल का, क्योंकि इसमें परिणामी प्रभाव, लगे बलों का परिणामी प्रभाव शून्य। आप देखो इनका अगर आपसे पूछे कि कुल बल कितना लग रहा था, आप बोलोगे कुल बल कितना है यहाँ पे, कुल बल, कुल बल या कुल धक्का, बल को ही बोलते हैं अपन धक्का, तो कुल धक्का कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये संतुलित बल में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, गैलीलियो के आदर्श घर्षण रहित आनत तल प्रयोग के अनुसार यदि एक गोली को क्षैतिज तल पर छोड़ा जाए तो वह क्या करना चाहेगी। ये देखो गैलीलियो का कोई स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। उन्होंने देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला कि अगर किसी वस्तु को, जैसे मान लो कोई ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है आपका, ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, और यहाँ से किसी वस्तु को आपने छोड़ दिया ऐसे, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी तो इसकी देखो वेलोसिटी है, इसका रफ्तार वो बढ़ेगी, और यहाँ आते आते इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी जैसे मान लो v रफ्तार होगी। अब इन्होंने क्या कहा कि जब इसी वस्तु को अगर मैं किसी इससे इसके पास में ये कोई दूसरा इंक्लाइन प्लेन रख दूं ऐसे, तो उन्होंने बोला कि ये वस्तु यहाँ आएगी, अगर ये आपका जो सतह है वो अगर घर्षण रहित है तो जितनी हाइट से इसको अपने छोड़ा है उतनी हाइट की वस्तु वापस चल जाएगी यहाँ तक। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं एक वस्तु को h हाइट से ऐसे छोड़ूं, h हाइट से यहाँ से छोड़ूं और आगे एक सीधा समतल सतह रखूं घर्षण रहित, तो उन्होंने बोला कि वस्तु यहाँ आएगी, यहाँ इसके पास कुछ रफ्तार हो जाएगी। अब ये वस्तु लगातार आगे की तरफ दौड़ती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। तो उन्होंने बोला था कि क्योंकि देखो ये वस्तु क्या करती है, एच हाइट से अगर इसको अपन छोड़ेंगे तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये एच हाइट पे ना चली जाए। देखो यहाँ तो क्या था कि जैसे यहाँ से निकली तो यहाँ पहले रफ्तार बढ़ेगी, यहाँ तक मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस करते करते यहाँ वापस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उतनी जितनी हाइट से छोड़ा गया उतनी हाइट को अचीव करेगी। ये एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था। स्टैंडर्ड आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है, तो पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, इतना ज़्यादा खास तो नहीं है बट पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं दूसरा अगर दूसरी सतह को अगर बिल्कुल प्लेन ले लूँ, समतल ले लूँ, तो ये क्योंकि अगर आपकी सतह समतल है तो ये हमेशा से चलती रहेगी और हमेशा क्या चाहेगी, उसी हाइट को अचीव करना चाहेगी, तो और हमेशा चलती रहेगी। तो क्या बोलेगी, ये मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए लगातार चलती रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर उन्होंने देखो मुख्यतः इस एक्सपेरिमेंट से करके ये बताया था, इनका कहना ये था कि कोई भी वस्तु की किसी भी वस्तु पे बिना बल लगाए भी मूव कर सकती है, या फिर उन्होंने बोला था कि नियत वेग से किसी वस्तु को दौड़ाने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य बात यही बोली थी इन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट के बाद यही चीज़ बोली थी कि किसी वस्तु को अगर नियत चाल से चलाना है तो उस पर बल लगाने की जरूरत नहीं होती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखो जड़त्व का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। और उन्होंने बोला था कि जड़त्व किसका मापदंड होता है, आपका द्रव्यमान का। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ऐसा देखो लास्ट भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया था, 4 एग्जाम्पल दिए थे। एक ऑप्शन क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम है। ऑप्शन क्या दिए थे, जैसे आपका एक दे दिया ट्रक, एक दे दिया कार, एक दे दिया आपकी बाइसिकल और एक दे दिया आपका साइकिल, है ना। तो अपन जानते हैं सब में बोला था कि सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका है, तो अपन जानते हैं जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी का जड़त्व ज़्यादा होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर था, अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगी, और ट्रक का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है। तो न्यूटन का प्रथम नियम उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये देखो, ये भी पूछते हैं कई बार, एक मोटर बस अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना किस जड़त्व का एग्जाम्पल है? किस जड़त्व का एक उदाहरण है? देखो, जड़त्व यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, हम जानते हैं। एक होता है आपका विराम जड़त्व है, एक आपका होता है बेसिकली गति का जड़त्व है, गति जड़त्व है, और एक होता है आपका दिशा का जड़त्व। आप देखो, विराम जड़त्व तो क्या होता है बेसिकली, कोई भी वस्तु, अब इनको पहचाने कैसे, तो इनका पहचाने का सिंपल ये तरीका है कि कोई भी एक्शन हो रहा है, उस एक्शन से पहले वस्तु की स्थिति क्या थी उसको देख लो। अगर वो उस एक्शन से पहले वस्तु स्थिर थी यानी विराम में थी तो उसको बोल देंगे विराम का जड़त्व है। अगर कोई एक्शन होने से पहले वस्तु अगर गति का अवस्था में थी तो बोल देंगे गति का जड़त्व है। और अगर वस्तु एक्शन से पहले किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी तो उसको क्या बोल देंगे अपन, दिशा का जड़त्व है। जैसे अभी क्या बोलता है, एक मोटर बस के अचानक चलने पर मतलब चलने से पहले क्या थी, रुकी हुई थी। चलने से पहले क्या थी, रुकी हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा, विराम जड़त्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विराम का जड़त्व। सिंपल याद रखने का तरीका यही है, जो भी एक्शन हुआ उस एक्शन से पहले वस्तु जिस स्थिति में थी वही आपका क्या हो जाएगा, उसका जड़त्व हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा विराम का जड़त्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। अभी रिसेंटली जो आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो आजकल एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, चलती मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, किस जड़त्व का एग्जाम्पल है? अब अगेन देखो, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, चलती मोटर गाड़ी के अचानक रुकने से, रुकने वाला एक्शन हो रहा है। तो इससे पहले क्या थी, मोटर चल रही थी मतलब कौन सा जड़त्व हो जाएगा, गति। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, गति का जड़त्व है। सिंपल याद रखने का तरीका है ना। यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एक मोटरसाइकिल या एक बस किसी सर्कुलर या वर्ताकार पथ पे घूम रही थी। तो देखो, वर्ताकार पथ पे घूमेगी तो अपन जनरली देखते हैं अपने बाहर की तरफ धक्का लगता है। तो वो किसकी वजह से आएगा, क्योंकि वर्ताकार पथ पे देखो घूम रही है तो वस्तु की दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही है और दिशा बदलने की जो वजह से जो जड़त्व होता है उसको क्या बोलते हैं, दिशा का जड़त्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, द्रव्यमान को किस रूप में मापा जाता है? तो किस रूप में हो जाता है, जड़त्व की मात्रात्मक माप से, है ना। क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ आपका हो जाएगा इनर्शिया। मास जितना ज्यादा या द्रव्यमान जितना ज्यादा, जड़त्व उतना ही ज्यादा। सिंपल याद रखेंगे। और लास्ट भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। अगला क्वेश्चन देखो, संवेग की दिशा क्या होती है? देखो, ये अपन जानते हैं संवेग, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि संवेग क्या होता है। इसको पी से लिखते हैं और ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखो, क्योंकि वेग आपका कैसा है, सदिश, तो पी भी कैसा होगा, सदिश। अब जो वी की दिशा होगी वही किसकी होगी, पी की होगी। तो पूछ रहा संवेग की दिशा क्या होगी, तो किसकी, जो वेग की दिशा होगी, तो वेग की दिशा ही किसकी होगी, आपकी संवेग की। देखो फॉर्मूला याद होगा तो आपको बहुत सारी चीजें याद होगी, पी बराबर एम भी याद रखो, इससे मात्रक भी पता होगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा वो भी हो जाएगा, दिशा पूछेगा वो भी पता चल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या स्थापित करता है? तो देखो, ये क्या करेगा आपकी बेसिकली, बल की मात्रात्मक माप की, है ना। तो ये हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम तो क्या कहता है, कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाए। ये बोला था, है ना। उन्होंने बल के बारे में कितना अमाउंट लगाए उसके बारे में नहीं बताया था। और जो न्यूटन का द्वितीय नियम है इसमें बता दिया था कि बल की मात्रात्मक माप कितना है। तो उन्होंने देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया बल, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये याद रखना हमने को, इसके दो स्टेटमेंट। देखो, न्यूटन के द्वितीय नियम का जो रियल स्टेटमेंट है वो यही है, आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और इसी को आगे सोल्व करते हैं तो F बराबर एम ए, जनरली अपने को यही याद होता है, F बराबर एम ए। ठीक है, यहाँ पर आपके लेवल के हिसाब से F बराबर एम ए पे क्वेश्चन आएगा, फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, संवेग में परिवर्तन बटा समय को क्या बोला जाता है, बल। एक तो ये याद रखो, एक होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता था आपको, बल की मात्रात्मक माप,
पर ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखिए, संवेग में परिवर्तन और बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, इन दोनों में न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। इस फॉर्मूले पे तो आपके न्यूमेरिकल भी आ सकता है और कई बार कभी पूछा भी गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो आ गया, देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 न्यूटन बल की परिभाषा क्या है। तो 1 न्यूटन सिंपल अपन जानते हैं, देखो F बराबर अभी पढ़ा अपन ने एम ए, मास इंटू त्वरण, मास इंटू त्वरण मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखो F होता है 1 न्यूटन कब होगा, जब द्रव्यमान भी 1 होगा और त्वरण भी 1 होगा, मतलब ये 1 kg होना चाहिए और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तभी बल कितना आएगा, 1 न्यूटन आएगा। सिंपल बात है ये तो। अब देखो तो ऑप्शन देख लेते हैं, वह बल जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड, नहीं। वह बल जो 10 kg, नहीं। वह बल जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण उत्पन्न करते, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो मैंने अभी जो न्यूटन का द्वितीय नियम का जो बताया था ना स्टेटमेंट, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्रिकेट में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इसमें न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसका जो स्टैंडर्ड कथन है उसी पे आधारित है। ये होता है डीपी अपॉन डीटी। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते हो। देखो अपन क्या चाहते हैं कि जब गेंद को लपके तो गेंद अपने हाथ पे मिनिमम फोर्स लगाए, ताकि अपने हाथ पे जो वो गेंद आएगी उससे अपने को क्या होगी, पीड़ा कम होगी। भाई गेंद से अपने को फोर्स कम लगे, उससे अपने हाथ में लगे कम, इसीलिए अपन क्या करते हैं, हाथ को पीछे की तरफ करते हैं। इसका मतलब लगे कम या उसका धक्का कम लगे, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं धक्का कम लगने का मतलब फोर्स कम लगे, कम लगे, फोर्स कम लगे। फोर्स कम कब लग सकता है, जब ये dt ये ज्यादा हो, समय ज्यादा हो, क्योंकि देखो ऊपर वाला फिक्स है, चेंज इन संवेग में परिवर्तन फिक्स है ना। किसी भी नंबर में अपन जानते हैं अंश और हर में अगर हर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल नंबर क्या होता है, घटता है। तो ये dt ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, dt मतलब, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। तो पीछे की तरफ ले जाते हैं, इसका मतलब अपन समय को बढ़ा देते हैं। समय को बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अपने हाथ को पीड़ा कम होगी। तो देखो पहले क्या बोल रहा है, गेंद को हाथ पर लगे बल को बढ़ाने के लिए नहीं, बल बढ़ाने की थोड़ी कोशिश करेंगे अपन, चाहेंगे कि बल घटे, तो ये नहीं हुआ। गेंद के संवेग परिवर्तन में लगे समय को कम करने के लिए नहीं। अगर देखो समय को अगर इसको कम कर देंगे, अगर इसको कम कर देंगे तो बल तो बढ़ जाएगा, अपन चाह रहे हैं बल कम हो, तो ये भी नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, गेंद के संवेग में परिवर्तन में लगे समय को बढ़ाने के लिए, देखो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। समय बढ़ा देते हैं ताकि लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। संवेग को सुरक्षित रखने के लिए, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या बोल रहा है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल कहाँ कार्य करते हैं। तो देखो क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर काम करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल में 2-3 चीजें आपको मुख्य बता देता हूँ, कौन कौन सी याद रखनी है। क्रिया प्रतिक्रिया बल, देखो न्यूटन के तृतीय नियम अपन जानते हैं, है ना, सभी क्रिया के विपरीत दिशा में हमेशा प्रतिक्रिया होती है, स्टेटमेंट अपन सब जानते हैं। अब क्रिया प्रतिक्रिया बल में देखो खास बात क्या कौन कौन सी होती है। पहली बात ये होती है कि क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया जो प्रतिक्रिया होती है इसका परिमाण क्या होता है, परिमाण तो होता है समान, मतलब जितना आप क्रिया करोगे उतनी ही आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, मतलब क्रिया से जितना धक्का लगाओगे उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी आपको, पहली बात। दूसरा दिशा, दिशा देखो इन दोनों की विपरीत होती है, दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत। जिधर आप क्रिया करोगे उसकी उल्टी दिशा में आपको क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया। तीसरा होता है ये लगता किन पे, तो दो अलग अलग वस्तुओं पे लगे हुए, दो अलग अलग वस्तु पर लगता है, दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ये 3 मुख्य बातें अपने को याद रखनी होती है हमेशा। यही था देखो, सदैव एक ही वस्तु पे नहीं, कभी कभी एक ही वस्तु पे नहीं, दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। देखो ये भी है, दोनों बल एक दूसरे को निरस्त भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। दो बल विपरीत दिशा में अगर एक ही वस्तु पे लगते हैं तो अपन बोल देते हैं कि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, पर चूंकि ये बल दोनों दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगते हैं इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये 3 बातें आपको मुख्य याद रखनी है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, एक बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की तरफ प्रतिक्षेपित होना किस नियम पर आधारित है? अपन जानते हैं ये किस पे होगा, बेसिकली संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। और संवेग संरक्षण न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होता है? तृतीय नियम पे, है ना। तो आप ऐसे याद रखो, अगर न्यूटन का तृतीय नियम दे देगा, अपन ये तो जानते हैं बंदूक और गोली, बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो बंदूक गोली पे लगाती है आगे की तरफ फोर्स, और गोली क्या लगाएगी फिर? तो बंदूक ने गोली पे की क्रिया, और गोली आपकी बंदूक पे करेगी प्रतिक्रिया पीछे की तरफ, है ना। तो ये एग्जाम्पल इसी का दिख रहा है। तो आपको तो न्यूटन का थर्ड नियम दिख रहा है, न्यूटन का थर्ड नियम दिख रहा है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। तो जो संवेग संरक्षण का नियम है वो किस पे आधारित होता है? न्यूटन के थर्ड नियम पे आधारित होता है। तो ये संवेग संरक्षण आ जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखो आप। न्यूटन का थर्ड नियम अगर ऑप्शन में तो वो हो जाएगा, वो नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, इतने क्वेश्चन थे आज की क्लास में। नॉर्मल क्वेश्चन आज अपन ने नॉर्मल, न्यूटन, फोर्स और गति के तीनों नियम पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के अपन कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।